अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 71 स्टार्ट हो गया जी हमारा। तो साहब नहीं बना, साहब बन लो ज़रा। अच्छा खामोश हो जाए जी, खामोश हो जाएं जी। कल हमने स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी की बात तो नहीं शुरू की थी, लेकिन उसकी बुनियाद बना ली थी। दो अहम चीज़ें कल हमने डिस्कस की थी। इशुएंस ऑफ शेयर्स, जब कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो फेस वैल्यू पे या पार वैल्यू पे भी कर सकती है, प्रीमियम पे भी कर सकती है और डिस्काउंट पे भी कर सकती है। शेयर इशू करने पर कैश आता है और शेयर कैपिटल बढ़ता है। शेयर्स इशू होते हैं तो शेयर कैपिटल बढ़ता है, तो कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। उसूली बात क्या पड़ी थी? शेयर कैपिटल के लेजर में सिर्फ फेस वैल्यू ने आना है। अगर कभी प्रीमियम पे कोई कंपनी शेयर्स इशू करेगी तो फिर शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू ही आएगी, शेयर प्रीमियम अकाउंट के अंदर ऊपर वाले पैसे जाएंगे। डिस्काउंट पे भी इशू करेगी तो शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू ही जाएगी, बाकी हम शेयर डिस्काउंट, फिलहाल मैंने शेयर डिस्काउंट बना दिया था, उसके अंदर हम डेबिट कर देंगे। वो बाद में फिर देखेंगे आगे जाकर कि ये शेयर कैपिटल में, शेयर डिस्काउंट में डेबिट करना है या इसको रिटेन अर्निंग्स वगैरह में हम हिट कर देते हैं। अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट इक्विटी पे क्या पड़ता है? इक्विटी को इसने कम ही करना होता है, ठीक है ना। अब वो रिटेन अर्निंग्स को डेबिट करके कम करें या फिलहाल मैंने उसको फेस पे रख लिया, आगे कहीं जाकर ये यूज़ होना था एक दो जगह पे, इस वजह से मैंने इस तरह से लिखा है। बाकी इसका ट्रीटमेंट समझा दूंगा, ठीक है। तो शेयर इशू करने की एंट्री होती है कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। नॉर्मली यही वाली एंट्री हुआ करेगी जो आपको सवालों के अंदर नजर आया करेगी, ठीक है। फिर हमने बात की कंपनी के अंदर जो शेयर्स इन्वेस्ट करते हैं उनको कंपनी प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। नाम उसका क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड दो तरह का हो सकता है, कैश में डिविडेंड दें या शेयर्स की फॉर्म में। कैश ना दें बल्कि मुफ्त में शेयर्स दे दें, ठीक है। तो कैश वाले डिविडेंड की एंट्री होती है डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल, यानी कैश एकदम क्रेडिट नहीं करते। मैंने कहा था डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट कर देंगे। और डिविडेंड डेबिट किसको करता है? कम किसको करता है? रिटेन्ड अर्निंग्स को, क्योंकि डिविडेंड का नाम ही क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। और प्रॉफिट्स कहाँ पड़े हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो जब प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो जो रिटेन्ड प्रॉफिट्स हैं वो कम होंगे, तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे फिर पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, फिर हम करते रहेंगे। और अगर आपने मुफ्त में शेयर्स बांटे हैं, एज डिविडेंड बांटे हैं, तो बोनस डिविडेंड इसको कहते हैं। तो डिविडेंड ने तो डेबिट ही करना है रिटेन्ड अर्निंग्स को, लेकिन कैश नहीं जाएगा बल्कि नए शेयर्स प्रिंटिंग मशीन ऑन करके इशू करेंगे आप, तो शेयर कैपिटल मजीद आपका बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें कभी भी प्रीमियम नहीं आएगा। ये एंट्री हमेशा किससे होगी? फेस वैल्यू से। 10 शेयर्स इशू किए तो 100 रुपये से, अगर 10 शेयर्स इशू किए 10 रुपये फेस वैल्यू है तो एंट्री होगी रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट 100 रुपये से। अगर 20 इशू किए हैं तो 200 से, 100 इशू किए हैं तो 1000 रुपये से, यानी फेस वैल्यू से ऊपर ये एंट्री। यहाँ पे प्रीमियम का कोई चक्कर नहीं है। एक तो ये डिस्कशन हमने की। डिविडेंड दो तरह का हो सकता है, कैश या बोनस। दूसरा, डिविडेंड दो वक्त पे मिल सकता है। मतलब दो वक्त का मतलब क्लासिफिकेशन, टाइम के हिसाब से इसकी दो क्लासिफिकेशंस थी। एक फाइनल डिविडेंड होता है, दूसरा इंटरिम। फाइनल डिविडेंड, फाइनल प्रॉफिट्स, जब साल के सारे साल के प्रॉफिट्स फाइनल हो जाते हैं, उन फाइनल प्रॉफिट्स को देखकर जो डिविडेंड बांटा जाता है उसे कहते हैं फाइनल डिविडेंड। और जो अभी साल पूरा गुजरा नहीं होता, इंटरिम बेस पर प्रॉफिट देकर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने का प्रॉफिट देकर, 6-8 महीने के, वैसे 6 महीने या 9 महीने के अकाउंट्स बनते हैं। लिस्टेड कंपनी 6 महीने बाद 6 महीने के अकाउंट्स बनाती हैं, फिर क्वार्टर के बनाती हैं। तो बहरहाल 6-8 महीने के प्रॉफिट्स देखकर, इंटरिम प्रॉफिट्स देखकर डिविडेंड बांट दिया जाता है कभी कभी इंटरिम बेसिस, उसे कहा जाता है इंटरिम डिविडेंड। मैंने आपको बताया था कि ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी साल का प्रॉफिट उसी साल में फाइनल हो जाए, इसलिए फाइनल डिविडेंड, जो कि फाइनल प्रॉफिट्स, फाइनल प्रॉफिट्स की बेस पर जो डिविडेंड मिलता है वो फाइनल डिविडेंड होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि 15 के साल का फाइनल डिविडेंड 15 में मिले, 15 का फाइनल 16 में, 16 का फाइनल 17 में, एंड सो ऑन, और ये एक ही होता है। लेकिन इंटरिम डिविडेंड जिस साल का होता है उस साल में नजर आएगा, ठीक है। और इंटरिम डिविडेंड एक से ज्यादा दफा भी हो सकता है। अगली बात जो कल जाते जाते बच्चे पूछ रहे थे, फाइनल डिविडेंड जब बांटा कैश भी हो सकता है, बोनस भी हो सकता है। इंटरिम डिविडेंड जब बांटा कैश भी हो सकता है, बोनस भी हो सकता है। बात समझ आई? तो ये जो टाइम क्लासिफिकेशन है ना, ये जरूरी है ये देखने के लिए कि हम जिस साल की चेंज इन इक्विटी बना रहे हैं उस साल में कौन से डिविडेंड ने आना है।
सवाल में डिविडेंड्स की बौछार हुई पड़ी होगी। अगर मैं 15 के साल का डिविडेंड की चेंज इन इक्विटी बना रहा हूं तो रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम के अंदर मैंने सिर्फ 2 तरह के डिविडेंड लेने हैं, एक फाइनल ऑफ 14, दूसरा इंटरिम ऑफ 15। अब आगे वो कैश है, बोनस है, वो तो फिर एंट्रीज करनी है बाद में जाके। इज इट क्लियर? ये सबसे बुनियादी बात है, इसी के ऊपर ही टॉपिक ने आगे चलना है। कोई मसला है तो पूछ सकते हैं। किस किसने कल छुट्टी की थी बता तो दें, ये गुजारा करें फिर। अब हैं क्या हो सकता है? मैंने वैसे बताया है थोड़ा सा। एक्स्ट्रा क्लास आज बिल्कुल होगी, और आज एक्स्ट्रा क्लास के अंदर भी वही होगा जो कल हुआ था। कल वाला नहीं पढ़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये पाइल अप होता जाएगा, और फिर आपको जब मसले आएंगे या पर्चे में उस जैसी चीज़ आएगी तो आप कहोगे ये तो पढ़ा ही नहीं था, तो साथ वाला कहेगा तुमने नहीं पढ़ा था, हमने तो पढ़ा था। तो इसलिए बी वेयर, कोशिश करें, हिम्मत करें। जो बच्चे जेन्युइन मसले वाले 2-3 थे हाथ खड़ा करें। कल भी बताया था उन्होंने, इधर एक, उधर एक, इधर। हाँ, आप तो लेके गए थे कुछ क्लास, तो जेन्युइन वाला थल्ले कर हाथ, जेन्युइन जी इधर। हाँ, क्यों गए थे तुम? नहीं, काम जेन्युइन नहीं होता मसला। यहाँ पे तुम ना KPK से पढ़ने आए हो। अगर पढ़ाई वो कुछ छोड़ के तुम्हें कोई और काम पढ़ रहा है तो ये मतलब इसी को करप्शन कहते हैं। ये घर वालों के साथ ज्यादती है, मेरे साथ ज्यादती है, तुम्हारे अपने साथ ज्यादती है। सब कुछ छोड़ छाड़ के जब यहाँ पे हम आए हुए हैं ना, खासतौर पे आउट स्टेशन वाले पढ़ने, तो पढ़ने के अलावा उन्हें कोई और काम होना नहीं चाहिए। ये तो लाहौर में रहने वाले बच्चों के मसले मसाइल हैं, ठीक है, कि घर में दही भी लानी है, सब्जी भी लानी है, सब कुछ करना है। ये मसला, कपड़े धोने संडे को धो लेना, कोई नहीं, भिगो के रख दो, निकाल के पहन लो, बस ऐसे ही, बस कोई बात नहीं। लिश्कते हुए नहीं भी होंगे तो चलेगा, पेपर पास करो। जी बेटा ले ली थी क्लास, क्यों? ये कोई बात नहीं है, बेशक आप जो है वो डबल स्पीड पे सुन जरूर लें, उसमें क्या ऐसी बात है, इंशाल्लाह उसमें मसला नहीं होगा। फिर लेट अपलोड क्यों हुई थी? क्लास खत्म ही लेट हुई थी। कितने बजे? देखिए बेटा, तकरीबन हमने ना तो 3 बजे 3-5 पे क्लास एंड की थी, तो रेंडर होते होते 4 सवा 4 हो गई होनी आप लोग। लिंक भी आ गया था। आइंदा नहीं करना है ऐसे, हिम्मत करनी। ये देखो बेटा, आप लोगों का फायदा है, थोड़ी सी हिम्मत आपने करनी है, खास तौर पे जो बच्चे देखें, आप तो जेन्युइन मसले की वजह से आप गए 2-3 बच्चे और गए, बाकी भी इधर हाइब्रिड खाली, वो भी इधर भर के भी पूरी क्लास नहीं थी। यानी माशाल्लाह से काफ़ी ऐसे बच्चे थे। कितने बच्चों ने कल क्लास नहीं ली थी? एक्स्ट्रा बी पार्ट नहीं लिया था, हाथ खड़ा करें। हाइब्रिड में भी हाथ खड़ा करें, नहीं लिया था, फिजिकली नहीं लिया था, फिजिकली नहीं, और फिर घर पे वो क्लास ले ली, हाथ नीचे कर लें। अभी भी देखें ये बच गए जिन्होंने नहीं ली, फिजिकली और ऑनलाइन भी नहीं ली, हाथ खड़ा करें, मैंने देखना है। प्लीज़ इसको अब इंश्योर करना है, ठीक है। आज भी उसमें मैं इससे हट के बिल्कुल पढ़ाऊंगा, लेकिन बहुत से ज़्यादा ज़रूरी है। कल वाला सवाल कितना इंपॉर्टेंट था, कैसी एडजस्टमेंट उसमें हमने की थी, ठीक है, ज़बरदस्त। पेपर में वही आएगी। चलें बस शेयर्स इशू करेंगे तो एंट्री होगी, बस यही वाली ज़्यादा गौर तलब यही है, ठीक है। नॉर्मली ऐसा ही होता है, इसलिए पार पे इशू नहीं होता है, डिस्काउंट पे भी इशू नहीं होंगे। यही केस चूंकि आज तक नज़र भी आया है तो मैं इसी को सामने रखता हूँ। शेयर्स इशू करने की एंट्री समझाया सारा, लेकिन याद ये रखो, शेयर्स इशू करने की एंट्री, शेयर्स इशू करेंगे तो कैश आएगा, ओनर घर से पैसे लाएंगे, शेयर्स ले जाएंगे, तो कैश, कंपनी में कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, फेस वैल्यू से ऊपर वाली अमाउंट शेयर प्रीमियम क्रेडिट। और अगर डिविडेंड बांटा जाए तो देखो किस साल में खड़े हो, उस साल जिस साल में खड़े हो, 15 में खड़े हो तो इसमें 14 का फाइनल और 15 का इंटरिम ले सकते हो। कैश है तो उसकी एंट्री रिटेन्ड अर्निंग्स में डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और अगर बोनस डिविडेंड है तो उसकी एंट्री रिटेन्ड अर्निंग्स में डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। बस इतनी सी डिस्कशन थी, ये कल की सारी क्लास के बाद इतना सही जो है हमारे पास। असल में पहले आधी क्लास हमारी लग गई थी ना, वो इन्वेंट्री को मैं सीधा करता रहा, क्योंकि वो अच्छी बड़ी डिस्कशन की हुई थी। वो आधा पौना घंटा बात करके अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा एक साइड पे लग गया। अब जब कभी ज़रूरत पड़ेगी उस कॉन्सेप्ट की, चाहे ट्रायल तक पड़ेगी, वो हमें अब तैयार है हमारा, ठीक है ना। चलें जी, अब आज ज़िंदगी में पहला सवाल करेंगे हम, जिसमें हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और मेरा दिल है पास पेपर्स पे ना जाएं, ये सवाल 15-20 मिनट में नहीं तो आधे घंटे में बन जाएगा मैक्सिमम। पेज नंबर 456 पे है, सबसे आखिरी इस चैप्टर का सफ़ा है ये। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि 15-20 मिनट में शायद ये सवाल हो जाए, उसके बाद पास पेपर्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि पास पेपर के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस की वो एडजस्टमेंट है जिसके बारे में कहा था OCI सिखाऊंगा।
तो एक सवाल हम आइए 16 का रीवैल्यूएशन वाला करेंगे, को 2-3 रीवैल्यूएशन वाला, और उसमें फिर मैं 2-3 साल की स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के एक्सट्रैक्ट्स आपको बना के दिखा दूंगा, ताकि वो आप घर जाके आज 3 बार कम से कम बनाएं, तो आपको थोड़ा सा आपका हाथ सीधा हो जाए उन पे। ठीक है, ओके, चले अब भी सवाल शुरू करते हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। लेकिन आज चूंकि पहला दिन है तो बिजनेस 17 में स्टार्ट हुआ है, तो मैं 17 की भी यहां पे बना दूंगा। यहां पे सवाल का पार्ट तो नहीं है, लेकिन यहां चलो वहीं पे बना दूंगा, रिक्वायर्ड नहीं है, पर वैसे ही जरा पहला दिन है ना, तो मैं वर्किंग के तौर पे बना लूंगा। लेकिन असल चीज क्या है, आपको पता हो कि कौन सी चीज हम बना रहे हैं, जिसने कहां पे जाना है। जैसे मैंने पीपीई का नोट बनवाया था, तो मैंने आपको बताया था पीपीई के नोट में बुक वैल्यू में सबसे एंड वाला जो टोटल होता है वो कहां जाता है, बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में जो है वो टोटल। ठीक है ना, ऐसे ही पता होना चाहिए जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनेगी ये कहां पे, इसकी बैलेंसेस जाने कहां पे हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर इक्विटी वाला पोर्शन आता है। ये इक्विटी वाले पोर्शन के अंदर शेयर कैपिटल होता है, आज के बाद शेयर प्रीमियम भी होता है, डिस्काउंट नहीं, फिलहाल जरा मशहूर चीजें लिखें, फिलहाल अब नॉर्मेलिटी जब आएगी देखेंगे। रिटेन्ड अर्निंग्स भी होती हैं, और पहले से ही आपको पता है एक चीज का, रीवैल्यूएशन सरप्लस भी तो होता है बच्चों। यानी आज तो नई चीज, कल तो हमने नई चीज ये पढ़ी थी ना कि ये जो हमारा शेयर प्रीमियम आया था, ये तो पहले से आपको पता है। रीवैल्यूएशन सरप्लस जो मैंने ओपन करके भी दिखाया था आपको, ये तो FR 2 खुला हुआ है, FR 1 में लेक्चर नंबर 11 में था गालिबन। यहाँ पे ये देखें ना, ये हमने बनाई थी ना बैलेंस शीट, ये वाली हमें चाहिए कंपनी के केस में, ये वाली बैलेंस शीट। तो इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल का क्लोजिंग आता है, क्रेडिट नेचर की चीजें ये सारी की सारी, ये सारी की सारी इक्विटी है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, क्रेडिट साइड है बैलेंस शीट की। तो क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस शेयर कैपिटल का, रिटेन्ड अर्निंग्स का, और रिवैल्यूएशन सरप्लस का, और कल एक नई चीज इसमें ऐड की, शेयर प्रीमियम। एक और चीज बस इसमें ऐड कर लेंगे, वो है जनरल रिजर्व। बेसिकली बताता हूं जब आता है, ठीक है, सवाल में आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 से 4 आइटम्स हैं, इससे ज्यादा आपके सवाल के अंदर कुछ नहीं है। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस, और पांचवी चीज जनरल रिजर्व। इससे ज्यादा फिलहाल आपके सिलेबस में कोई चीज नहीं है। हाँ, फ्रेमवर्क करते हुए एक छोटी सी चीज और आएगी, वो वहीं पे बता दूंगा। ठीक है, तो ये इक्विटी ऑलरेडी हम देख रहे थे, बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी के अंदर ये चीजें आती हैं। ठीक है, अब ये जो सारी चीजें बैलेंस शीट के अंदर आनी है, ये तो क्लोजिंग होगी, बैलेंस शीट तो होती है एज ऑन, ऐसे ही है ना। तो ये तो सारे क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे। अब दौराने साल इनमें क्या क्या मूवमेंट हुई, साल के पहले दिन कितना बैलेंस था, फिर साल के दौरान क्या कुछ आया, साल के एंड पे क्या पड़ा है, ये सारी मूवमेंट दिखाने के लिए जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है जी, ये रीवैल्यूएशन को ज़रा ऐसे लिख लूँ मैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो ज़रा तमीज़ से, रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो ये जो आपके पास बच्चों यहाँ पर बैलेंसेस नहीं आते बैलेंस शीट के फेस पर, क्लोजिंग, ये क्लोजिंग बैलेंसेस कैसे क्लोजिंग तक पहुंचे, पिछले साल क्या थे, दौराने साल क्या मूवमेंट हुई, बस ये दिखाना है हमने। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, नाम से ही पता लग रहा है इक्विटी के ये आइटम्स हैं। एक ऐसी स्टेटमेंट बनानी है जिनमें इन आइटम्स की चेंजेस दिखा दें। तो चेंजेस का मतलब क्या होगा, ओपनिंग पे कितने थे, दौराने साल कितना इजाफा, कितनी कमी, किस किस नाम से, और क्लोजिंग पे इतने हैं जो बैलेंस शीट में आ गए। और आपस की बात बताऊं, ये भी आपको करना आता है। एक तो आपको सब कुछ ही आता होता है। ये देखने जी, ये 1 मिनट के लिए मैं अगर इसको अब नीचे ले जाऊं, एक तो आपको सब कुछ ही, ये मैं बड़ा परेशान होता हूं, आप सब कुछ तो आपको पहले से आता है, फिर आप क्यों मतलब ऐसा आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता। ये देखो, अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाऊं, इधर 2021 की बनाऊं, 20 की बना लूं, 20 की बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन। तो इसमें आपकी फिलहाल सिर्फ 2 चीजें आ रही हैं, शेयर कैपिटल,
रिटेन्ड अर्निंग्स। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना था जी? 2020 में 0 था ना, बिजनेस अभी शुरू हुआ था। फिर फॉर द ईयर, अच्छा इशू हुआ शेयर कैपिटल, तो हमने कहा जी शेयर्स इशूड, ठीक है, शेयर्स इशूड शेयर कैपिटल कितना आया जी? 500। उसके बाद क्लोजिंग कितना आ रहा है? 500। देखो तो मैंने लेजर ही किया है स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट, 0 + 50 इज इक्वल टू 500। यानी जो लेजर आपको बनाना आता है ना, उसी को आपने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, तो वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बन जानी है। लेकिन हम इंशाल्लाह बड़ी तफसील से तसल्ली से इसको करेंगे, क्योंकि आई कैप इसको नहीं पूछता। आई कैप तो जुल्म ये करता है कि IAS 8 में इसको पूछता है जाके, तो साथ में करेक्शन ऑफ एरर और चेंज इन पॉलिसी जो IAS 8 की एप्लीकेशन के साथ होता है वो मिक्स करा जाता है इसमें। लेकिन जाहिर सी बात है ये मजबूत होगी तो अगला काम आएगा ना। फिर रिटेन्ड अर्निंग्स की बात करें तो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है? 0। फॉर द ईयर प्रॉफिट, प्रॉफिट आएगा रिटेन्ड, ये शेयर कैपिटल में नहीं डालते हम, पता है ना, रिटेन्ड अर्निंग्स में डालते हैं कितना। और क्लोजिंग लोज, टोटल का कॉलम भी अगर वो कहेगा तो बना देंगे, लेकिन टोटल ने कहीं जाना नहीं होता, ठीक है। अब होता पता है क्या है, खुला डुला काम करते हैं, क्योंकि मुझे एकदम से ख्याल आया कि ये तो आपको आता है तो सिखाना नहीं पड़ेगा। जो आपको आता होता है ना काम, बेहतरीन होता है, वो सिखाना नहीं पड़ता आपको। इधर देखो, अब ये जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग थोड़ी देर के लिए मैं इसको छुपाता हूं, सिर्फ 21 की 20 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये क्लोजिंग यहां से शेयर कैपिटल क्लोजिंग है ना, बोलो, यहां से निकला, यहां से निकला 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 और ये जाके पोस्ट हो गया। अब जिसने इस क्लोजिंग 50 को देखना है कैसे बना, तो बेसिकली पांच कंपोनेंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट, कैश फ्लो और नोट्स। अब बैलेंस शीट के अंदर ये 500 जो पड़ा है, इसकी मूवमेंट क्या है, चेंज इन इक्विटी के अंदर ऐसे नजर आएगी, ये 500 यहां पे क्लोजिंग आ गई। पूरी कहानी 120 यहां से निकलेगा और ये चलता 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 ये आने पड़ा। समझ आती है बात की। टोटल कॉलम में फिलहाल नहीं बना रहा, मेरे पास जरा जगह तंग है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या करना है, मैंने आपको अगला साल भी दिखाना है। अभी डिविडेंड जो आएगा आप साथ के साथ खुद ही देखते चले जाओगे, आपको प्लेस करना आता होगा। डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग्स में से माइनस होता है, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स कहां से 390 कहां से आई? एक मिनट भाई, अभी जा रहे हैं उधर। ये 2020 है, अब 2021 की बात शुरू कर रहा हूं मैं। 2021 में ये क्लोजिंग क्या बन जाएंगे? ओपनिंग 500 और 120। ये देखो लेजर्स, 500 ओपनिंग और 120 ओपनिंग। दौरान साल कोई इशू हुआ कैपिटल? नहीं, कोई नहीं हुआ। प्रॉफिट तो कमा लिया आपने 270 का, तो क्लोजिंग क्या हो गया? ये 500 ही है और ये 300। अब ये 500 निकलेगा 2020 के साल में, तो सॉरी 2022 के साल में। ये 21 और 22 था, यहां गलत लिखा हुआ था। अच्छा 22, सॉरी लो अब सही हो गया। ले सही को गलत कर दिया, ये लो। अच्छा सुनो, अब 2020 500 ये क्लोजिंग, ये 120 क्लोजिंग। अब अगले साल क्या बन गए? यही ओपनिंग। तो बेसिकली जो लेजर्स आप बनाते हैं उन्हीं को स्टेट, जैसे मैंने आपको पीपीई के नोट में बताया था कि जो लेजर आप फिक्स एसेट का बनाते हैं, एक्यूम रिडक्शन का बनाते हैं, उसी को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। माना ये लेजर्स कोई आप ज़्यादा बनाते नहीं थे, लेकिन बनाने पड़े तो ऐसे बना लेंगे ना, ठीक है। तो बस उन्हीं लेजर्स की स्टेटमेंट फॉर्म है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, ठीक है, सही है। तो अब ये प्रॉपर तरीके से बनाना सीखेंगे। ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि कुछ नहीं है नया, टेंशन नहीं लेनी है। शेयर कैपिटल के लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में डाल दो, रिटेन अर्निंग के लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में डाल दो। अब देखो जो डिविडेंड नहीं आया था, अगर डिविडेंड आएगा
तो रिटेन अर्निंग को क्या करेगा, डेबिट। रिटेन अर्निंग को क्या करेगा, माइनस। यही तो मैंने कल सिखाया है कि डिविडेंड रिटेन अर्निंग को क्या कर देता है, बस कॉलमनर फॉर्म के अंदर हमने ये लेजर्स बना देने। तो परेशान ना हो, ये मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, ठीक है, ये मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। मैं यहाँ पे आपको बस ये बताना चाह रहा था, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी के क्लोजिंग बैलेंस कहाँ नजर आएंगे, बैलेंस शीट में, ठीक है ना, और उनकी मूवमेंट होगी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर, ठीक है। अब देखो 31 दिसंबर 2018 की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनानी है, तो वो रिक्वायरमेंट है। लेकिन सवाल में असल में ना एक मसला था यहाँ पे, वो क्या है, कंपनी स्टार्टेड बिजनेस इन जनवरी 17, ठीक है। अब ये जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, तो ये आप डायरेक्ट निकाल लिया करेंगे, बल्कि डायरेक्ट निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सवालों के अंदर ओपनिंग बैलेंसेस गिवन होते हैं। लेकिन चूंकि जिंदगी का पहला सवाल था, इसलिए मैंने बिजनेस के स्टार्ट से ही इसको करवाना जो है वो पसंद करना है, ठीक है। अब हालांकि 17 की चेंज इन इक्विटी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती हम उसको बनाएंगे। तो चूंकि वो वर्किंग है, मैं उसके नाम शाम भी ज़्यादा नहीं लिखूंगा, ठीक है। एक वर्किंग मैं कर रहा हूं, लेकिन आप वर्किंग में बाद में कहूंगा, ठीक है। शेयर कैपिटल है इस सवाल में, रिटेन्ड अर्निंग्स आएंगी और डिविडेंड। चलो 4 एक कॉलम्स की जगह छोड़ देता हूं मैं, आपने एंड पे नोट करना है, ठीक है। टोटल का कॉलम भी बनता है अगर कहेगा तो, एक मैं वैसे छोड़ूंगा, अकाउंट नहीं भी है तब भी, जनरल रिजर्व आएगा। चलो यहाँ कहीं करके काम शुरू करता हूँ मैं, आपने अभी नोट नहीं करना, ठीक है। ये स्टेटमेंट ऑफ, ये देखो ना वर्किंग है, मैं नाम पूरा नहीं लिख रहा, इसलिए सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स, लेकिन सिर्फ पिछली बुनियाद बन जाए जरा, इस साल का ओपनिंग बन जाए, इसलिए मैं जरा पिछले साल को भी कर रहा हूँ प्रॉपर, ठीक है। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। शेयर कैपिटल ये शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूं कि मेरी ये रिक्वायरमेंट नहीं है, और रिटेन्ड अर्निंग्स आपको अभी तक पता है सिर्फ ये 2 चीजें हैं, या रिवेल इन सरप्लस इस सवाल में है, नहीं होता तो उसका भी कॉलम आ जाता, ठीक है, सही है। अब मैं कहता हूं जी, ये ओपनिंग बैलेंस मैं निकाल रहा हूं 1 जनवरी 2017 का। अब वो कहता है कंपनी एक्स स्टार्टेड बिजनेस इन जनवरी 17, तो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगली बात, स्टार्टेड बिजनेस विद शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 मिलियन, तो ये 50 मिलियन शेयर कैपिटल से शेयर इशू है ना, समझो शेयर कैपिटल, इसकी एंट्री बोलो, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, यानी शेयर्स एंट्री करनी है तो करनी भी है, तो वैसे करनी नहीं होगी, लेकिन चलो पहला दिन है, कैश डेबिट शेयर कैपिटल कितने से, अभी तो मैंने उस लड़ाई में भी नहीं डाला, वो लड़ाई अब अगले सवालों में आएगी जाकर, फिलहाल तो आज शायद वो सवाल करें ही ना, आज मैं कंप्रिहेंसिव इनकम बनवा दूं शायद। कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, यानी कि कैश बढ़ा, मैं कैश तो प्रेजेंट नहीं कर रहा, चेंज इन इक्विटी के अंदर कैश नहीं आता, वो एसेट है। शेयर कैपिटल का बढ़ना मैंने प्रेजेंट करना है, शेयर कैपिटल क्रेडिट मतलब शेयर कैपिटल बढ़ा, तो शेयर कैपिटल के अकाउंट के अंदर मैंने यहां पर लिखा शेयर्स या कैपिटल इन्वेस्टेड, जो मर्जी लिख दो, यहां पर क्या लिखो 50, ठीक है। ऊपर रुपीज इन मिलियन भी लिखा, मेरी वर्किंग है, मैं एंड में वर्किंग लिख देता हूं, निचला जब शुरू करूंगा ना सारी चीजें बेहतरीन लवाजमात के साथ, रुपीज इन मिलियन पूरे नाम, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है ना, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बुनियाद बना रहा हूं, मेरा पहले दिल क्या था डायरेक्ट ही करूंगा, तो मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, बच्चे हैं, पहला दिन है, खैर है, जरा बुनियादी होके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इससे ज्यादा बुनियाद बन नहीं सकती, बिजनेस ही अभी शुरू हो रहा है, इससे नीचे मैं कहां जाऊं, ठीक है, जा नहीं सकता वरना चला जाता। नेक्स्ट, फेस वैल्यू इज 10 पर शेयर, इसका मतलब अगर 50 मिलियन रुपए के शेयर इशू किए हैं तो कितने शेयर्स इशू किए हैं, ऐसे मेरा दिल कर रहा है, अभी इसकी जरूरत कोई नहीं है, लेकिन चलो अगर मैं आपसे कहूं मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दूं तो को निकाल सकते हो। अगर ₹50 मिलियन का शेयर कैपिटल है और हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो कितने 5 मिलियन 5 मिलियन शेयर्स इशू किए, हर शेयर की फेस वैल्यू 10 थी तो 50 मिलियन रुपए आ गए, इसकी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन मैंने कहा एवं ही जरा चलो जो जहां पे दा लगे सिखा दो, अपना असूल यही है, जहां पे दा लगे
लोग दा लगे तो लगा देते हैं, मैं दा लगे तो सिखा देता हूं, ठीक है ना। तो दा लगे तो सिखा दो। नंबर ऑफ शेयर्स निकल सकते हैं अगर फेस वैल्यू गिवन हो और टोटल शेयर कैपिटल गिवन हो, सही है। अच्छा चले, एंट्री हो गई जी, 50 मिलियन से ही एंट्री करनी थी, ठीक है, ये तो एम ही मैंने किया। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 2017 इज 30 मिलियन। 18 तो आगे है। प्रॉफिट 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 कहां जाता है, कहां जाता है, कहां जाता है, कहां जाता है, रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाता है, कम करता है, बढ़ाता है, कम करता है, बढ़ाता है, कम करता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है, मतलब क्रेडिट करता है। प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट, अर्निंग्स की नेचर क्रेडिट। प्रॉफिट आएगा तो रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स का बढ़ना यहां पर शो कर दो। प्रॉफिट 2017 का। ये आवाज कम तो नहीं होती हाइब्रिड वालों? जब मैं इधर मुंह करता हूं आवाज कम हो रही है, मुझे महसूस हो रहा है ऐसे। आवाज तो नहीं कम हो रही, आवाज सही आ रही है हाइब्रिड वालों? सही है। अच्छा, प्रॉफिट 17 का कितना? 30। उसके बाद अगली कहानी देखो, आगे प्रॉफिट 18 का है, आगे 18 में कुछ हुआ है, फिर 18 में कुछ हुआ है, फिर 18 में कुछ हुआ है, इसका मतलब बस 17 खत्म। तो ये बेसिकली आपसे मैंने निकलवाने थे, मैंने कहा डायरेक्ट ना निकलवाऊं, बच्चे हैं, मासूम हैं, परेशान ना हो जाएं। तो मुझे बताइए क्लोजिंग 31 दिसंबर 17 का क्या है? 50 और 30। तो बच्चों ये चूंकि रिक्वायर्ड नहीं था, इसलिए मैंने कोशिश यही की है कि दूर से ही लगे कि ये रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोई अलग चीज़ है, वरना आप बनाने लग जाएंगे। अगला टॉपिक है IS 8। वो वाहिद टॉपिक है जिसमें कंपैरेटिव कहे या ना कहे हम बनाते हैं। उसके अलावा किसी टॉपिक के अंदर जब तक कंपैरेटिव खुद कह ना दे हम नहीं बनाते, ठीक है। तो यहां पे क्या कहा गया है? चेंज इन इक्विटी बनाओ 18 की, तो 17 की मैं क्यों बनाऊं? ये सिर्फ आपके लिए बनाई। ये बेसिकली ये मैंने चेंज इन इक्विटी नहीं बनाई, ये बेसिकली मैंने क्या की है, वर्किंग की है, जरा इस शक्ल में कर दी कि आप कंफर्टेबल हो जाएं, जरा नेट प्रैक्टिस भी हो जाए और अब अपना काम भी शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलो हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो मैंने वर्किंग की है 17 में, और कुछ नहीं है। अब मैं अपनी रिक्वायरमेंट शुरू करता हूं, ठीक है। और ये असल रिक्वायरमेंट है जिसमें भाई कह रहे हैं जनरल रिजर्व भी है, वो तो मैंने बताना है ना क्या होता है। एक नया कॉलम आ जाएगा, लेकिन कब आएगा? जब क्रिएट करेंगे। वो कब कर रहे हैं? 18 में। वो रिक्वायरमेंट है, अभी पूरी करेंगे इंशाल्लाह। अब होता है काम शुरू, ठीक है। नाम क्या? अगर जबानी कर सको तो कुछ जरूरत है। पिछले साल 50 मिलियन का शेयर कैपिटल इशू किया, अगर पता लगता है तो 1 मिनट रुक जाओ, मैं जरा शुरू कर लूं तो मैं बताता हूं। ओपनिंग अगर लिख सकते हो तो लिख लो, नहीं तो कर लो वर्किंग। वर्किंग के बारे में तो आपको छुट्टी है, ठीक है, करना चाहो तो करो, नहीं तो 50 भी गिवन है, 30 भी गिवन है सवाल में, अगर समझ आए तो। और ये आपको समझ आएगा, बल्कि मैंने तो ये कहा है आपको सवाल में ओपनिंग गिवन होगा, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। ये तो बुनियाद बना रहे हैं, तो हम बुनियाद से लेकर चल रहे हैं बात को, ताकि कॉन्सेप्ट पूरे का पूरा बने हमारा, ठीक है। अब जी स्टेटमेंट ऑफ, जिंदगी में पहली बार आप इंट्रो में नहीं बना के आइए, पहली बार बना रहे हैं। 2 चीजें यहां पे जिंदगी में पहली बार आप बनाएंगे, मेन कंपोनेंट्स में से एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आपने बेसिक लेवल की यहां बना ली है, एडवांस लेवल की FAR 2 में बनाएंगे। वहां पे चेंज इन इक्विटी तो फिर भी वर्किंग में चलेगी, कैश फ्लो वहां पे नहीं होती फिर, ठीक है ना। तो इसलिए ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको यहां पे टेस्ट करने की पूरी कोशिश होती है ICAP की, ठीक है। अच्छा, अब नाम क्या है बिजनेस का? कंपनी एक्स। अब देखो मैंने कहा था 5 चीजें, एंटिटी का नाम, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग करेंसी, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ। ये 5 चीजें हर स्टेटमेंट के बारे में लिखना जरूरी है। IS 1 ने कहा हुआ है, मतलब कंपनी एक्स लिखो, क्या बना रहे हो? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी लिखो, किस पीरियड की बना रहे हो? फॉर द ईयर। ये फॉर द ईयर बनती है, याद रखना। चेंज इन इक्विटी कब? ये एज ऑन नहीं बनती, फॉर द ईयर। फॉर द ईयर जिसके लिए बना रहे हो, फिर रुपीज में बना रहे हो, डॉलर में बना रहे हो, बताओ, 1000 में बना रहे हो, मिलियन में बना रहे हो, बताओ। तो ये 5 चीजें हमने करनी होती है। तो यार क्या कहा है तुमने, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का हिस्सा नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है जिसका क्लोजिंग फाइनेंशियल। यार प्रॉफिट भी तो जाता है,
वो भी हिस्सा है फिर बैलेंस शीट का, खत्म कर देते हैं उसको। प्रॉफिट कहाँ जाता है नेट होकर, बैलेंस शीट में नहीं जाता, कैपिटल में या रिटेन्ड अर्निंग में, खत्म कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, बैलेंस शीट का जो हिस्सा है। भाईजान मूवमेंट है, फॉर द ईयर प्रॉफिट निकला, उसको फिर क्लोजिंग को ऐड किया बैलेंस शीट में, ऐसे ही फॉर द ईयर जो मूवमेंट है वो दिखाओगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में नजर आएगा। अलग है स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो भी अलग है, ये इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो और फिर नोट्स, ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के पूरे सेट के। ओके, नाम बताओ। अब ये यहां से सवाल शुरू हो रहा है, बेसिकली ये वर्किंग थी, मैं क्लोज कर दी मैंने, ठीक है ना। यहां से सवाल शुरू हो रहा है। अब ये कंपनी एक्स, तो ये आपने अलग करना है, आपका टॉप से सवाल यहां से शुरू होगा। कंपनी एक्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और ये मैंने कहा है फॉर द ईयर। भाई ये एंड पे नजर नहीं आ रही तो जरा माजरत, मैंने ये फिर लिखता हूं, मुझे लग रहा है नहीं नजर आ रही होगी। कंपनी एक्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। उमर भाई देना यार कोई और मार्कर, जालिम सा हो गई तुम्हारी तरह, जिस तरह तुम लोग जालिम हो, पढ़ते नहीं हो, जुल्म करते हो अपने माँ बाप पे भी, उस्ताद पे भी, अपने पे तो कर ही रहे हो, वैसा कुछ जालिम सा मार्कर देना। एक तो इतना पसीना आप लोगों का यहां पे पड़ा होता है ना। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, ये रिक्वायर्ड था जी, सही प्रॉपर तरीके से हमने लिखा। ऊपर भी मैंने इसलिए इसको बना दिया था ताकि यहाँ ब्रॉड फॉरवर्ड होता हुआ जरा नजर आ जाए, वरना उसूली तौर पे तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था, इसको अलग ही होना चाहिए था। आपका टॉप यहीं से सफ़े से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है ना, आपकी रिक्वायरमेंट ये है। अब पहला कॉलम शेयर कैपिटल का होगा, दूसरा कॉलम लिख लो शेयर प्रीमियम का, खाली रहा तो खाली रहने देंगे, वैसे खाली है नहीं, हमने नए शेयर्स भी इशू किए हैं इस सवाल में। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, उसके बाद कोई और कॉलम्स एक तो आना है, एक वैसे मैंने ज़बरदस्ती लाना है, और उसके बाद फिर टोटल होता है। ये भी आप बाद में देख लीजिएगा, फिलहाल सिर्फ इतनी जगह छोड़नी है, मैंने कहा प्लान इस तरह से कीजिएगा। आप निकल के चले गए, जाने का मौका था ये। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस किस दिन का आएगा? ओपनिंग बैलेंस अगर 18 की चेंज इन इक्विटी है तो ओपनिंग बैलेंस होगा 1 जनवरी 18, 31 दिसंबर 17 कह लें, 1 जनवरी 18 कह लें, बात तो एक ही है, ठीक है। उसके बाद चलो ये भी लिख ही लो। अब ये मैं कह रहा था असल में कि मैंने यहाँ पे 50 लिखना था और यहाँ पे 30 लिखना था, तो जिसको ये ज़बानी पता लग रहा था वो उसको कोई ज़रूरत नहीं वर्किंग वन करने की, लेकिन पहला दिन था मैंने वो भी बना दी, वरना उसूली तौर पे सवाल मुझे यहां शुरू करना चाहिए था। हाँ भाई पिछले साल कितना शेयर कैपिटल आया था 50 का, तो अभी भी इतना ही पड़ा होगा। पिछले साल कितने प्रॉफिट कमाए थे 30 के, कोई डिविडेंड भी नहीं बांटा था, तो कितना पड़ा होगा 30 का, तो डायरेक्ट यहां से शुरू करना चाहिए था असल में, लेकिन जरा और पीछे चले गए हम। ऑफिशियली सवाल शुरू हो चुका है जी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18 का कितना है? 45 मिलियन। अच्छा जी, ये रुपीज इन मिलियन कर रहे हैं सवाल, रुपीज इन मिलियंस। तो अब ये 5 चीजें पूरी कर ली मैंने। रिपोर्टिंग एंटिटी, रिपोर्ट, रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग करेंसी, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ। यार मैं जंगलों में निकल जाऊं, मुझे लगता है कभी कभी आप लोगों के सवालों से छोड़ जाऊं ये दुनिया। RS लिख लो यार, RS लिख लो, हाँ रुपीज लिख लो या RS लिख लो, या अल्लाह। हाँ जी RS लिखना, हाँ जी। हाँ होता है ना, लेकिन आपके लिए कोई नहीं होगा, टैक्स आपकी ज़िंदगी में है कोई नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 100 रुपये, हुकूमत ने 30 रुपये टैक्स ले लिया, तो आपको कितना बचा? तो आपकी चेंज इन इक्विटी में ये जाना है पैट,
मैंने प्रॉफिट लिख दिया, मैं पैट लिख देता हूं, ये लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वर्किंग में। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। मैं जब याद करवानी है करवा भी लूंगा। कैश फ्लो के अंदर कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट पीबीटी हुआ करेगा। अच्छा चलो छोड़ो, कुछ नहीं, वो मौके पे पहुंच के मौके पे। बहरहाल अभी याद करें ये बात। ये रिटेन अर्निंग में क्या जाना है? पैट। रिटेन अर्निंग में क्या जाना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। भाई आपकी अर्निंग तो वही है ना जिसमें सब कुछ निकल गया है, तो सब कुछ में टैक्स भी है। हुकूमत अपना हिस्सा लेगी, जो बचेगा वो आपकी अर्निंग्स हैं जिनको आप अब रखें या बांटें या जो मर्जी करें। ठीक है, इससे पहले वाले को 100 को तो नहीं ना आप यूज कर सकते, इसमें से 30 आपको हुकूमत को देना पड़ेगा। ठीक है जी, रेलेवेंट क्वेश्चन था, बल्कि अच्छा क्वेश्चन था, अभी से याद कर ली ये बात हमने। अब ओपनिंग बैलेंस, लेकिन आरएस वाला क्वेश्चन अच्छा जी। उसके बाद सवाल, अच्छा एक और बात, परेशान जिंदगी में कभी नहीं होना मैं पहले प्रॉफिट लिखूं फिर डिविडेंड लिखूं फिर मैं क्या लिखूं, बस जो भी है लिख दो, एंड पे जाके टोटल आपको इसकी माफी है। खामखा की किसी में आपको टेंशन में नहीं डालता कि पहले हमेशा आपने प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखना है फिर आपने डिविडेंड लिखना है, कोई मसला नहीं है। सवाल में डाटा जो पहले आ जाए कर दो, इसलिए जिंदगी आसान है, सुकून मारो। बस ये पता होना चाहिए कि पैट ने शेयर कैपिटल में नहीं जाना होता, पैट ने रिटेन्ड अर्निंग्स में जाना होता है, इतना पता है ना, ये काफी है। ठीक है, सही है, आगे बढ़े। अब अगली एडजस्टमेंट चूंकि प्रॉफिट की आ गई है इसलिए प्रॉफिट लिख लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2018 का कितने? 45। कहां जाएगा? यहां पे आके मैंने लिखा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये ना क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है, पहला दिन है ना, सब कुछ पूरा पूरा लिख रहा हूं, बाद में तो पता है आपको, मैंने तो पैट ही लिखना है, लेकिन आपके लिए जरूरी होगा रिक्वायरमेंट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखना। आपका पेपर पास होना है ना अभी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2000, अच्छा ये -18 नहीं है प्लीज, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 18। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2018 का कितना? रिटेन्ड अर्निंग्स में ओपनिंग 120, प्रॉफिट फॉर द ईयर क्रेडिट, तो क्रेडिट में क्रेडिट ऐड हुआ था और क्लोजिंग 390 बना था, वही काम किया, कुछ और नहीं किया। ठीक है जी, तो 45 का प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग्स में चला गया। उसके बाद कहता है वो हो गया जिसका डर था। क्या कह रहा है यार? ये बराबर लाइनें होनी चाहिए वैसे, है ना, मेरे भी बोर्ड के ऊपर ना लाइनें होनी चाहिए, लाइंस के ऊपर लिखूं मैं। आपके पास लाइनें हैं, मेरे पास क्यों नहीं? अच्छा अच्छा, इन मार्च 18 हमारा साल है, 18 हमारे 2 साल है ना सामने, 17 और 18। इस वक्त हम कहां खड़े हैं? 18 में क्या कह रहा है? फाइनल डिविडेंड ऑफ 17 इज अनाउंस्ड। इग्नोर 17 का डिविडेंड 18 में कहां आ गया? क्या फाइनल ऑफ 17 लिखा हुआ है? ओ अच्छा, फाइनल ऑफ 17 तो आता ही कहां है? गाट इट, यू नेल्ड इट। करो एंट्री, फिर करो एंट्री, यहां तो कर लो कम से कम, वहां पे मैं करवा दूंगा। डरे रहते हो, एक तो रुपीस को आरएस लिखने पे डरे हुए हैं, एंट्री कहां करेंगे जाके? कैश डिविडेंड की एंट्री होती है, ऐसे ना बोला करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता, ऐसे बोला करो डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, फिर बाद में सोचा करो डिविडेंड को कहां डेबिट करें? रिटेन्ड अर्निंग, ऐसे सोचा करो। ठीक है, एंट्री क्या है? क्योंकि एंट्री हमने बनाई थी ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट से। ड्राइंग को काट के लिखा था डिविडेंड, कैश को काट के लिखा था पेएबल। वो जेन में रखो ना, बेस क्यों छोड़े? ऐसे भूल भी सकते हैं, काट दिया आपने पक्का ही। तो डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल, ये है एंट्री। अब डिविडेंड को डेबिट कहां करें? रिटेन्ड अर्निंग्स में, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है। तो डिविडेंड डेबिट, ये एंट्री यहां नहीं करनी, डायरेक्ट करनी है, लेकिन मैं आपको पहला दिन है ना इसलिए लिख के बता रहा हूं। डिविडेंड डेबिट पर्चे में पहले एंट्री कर रहे हैं पागलों की तरह, फिर चेनी कुटी में फेंक रहे हैं। पागल हैं आप लोग? आप पागल हैं? क्यों आपने कहा कि आप पागल हैं? क्योंकि अगर आप कहते नहीं तो मैं कहता हर पागल यही कहता है, तो आप तो मुंह से मान गए कि आप सारे पागल हैं। डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। अब ये डिविडेंड कहां डेबिट करोगे? रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है बच्चों, अब ये 15% डिविडेंड की परसेंटेज है। अब ये लगाओ, जल्दी करो, फिगर निकालो। फिगर, असल तो फिगर निकालनी थी।
जी बच्चों 4.5 मिलियन, वेरी गुड। आप लोगों ने 45 पर लगाया 15%, 30 पे लगाना है। ओके सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। आपने 15% लगाया 30 पे, दैट्स कूल। गलत है। पहले उसूल लिखे, फिर बात समझाता हूं अंदर की, ठीक है। पहले उसूल लिखें, यहां पे परसेंटेज के ऊपर इस्तारा लगाएं, स्टार, और अपने रजिस्टर पे, बुक पे, कहीं पे भी लिखें जहां पे बाद में देख सकें, ऐसी जगह लिखिएगा, टेबल पे ना लिख जाइएगा जी। लिखें डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पर लगेगी। लेटेस्ट मतलब जो करंट चल रहा है। क्यों, ये मैं बाद में बताता हूं, पहले लिखो तो सही। डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा शेयर कैपिटल पे लगेगी। शेयर कैपिटल पे लगेगी लिखकर शेयर कैपिटल को अंडरलाइन करके लिख लेना फिर लेटेस्ट बैलेंस पर, ठीक है ना। डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा ऐसे लिखेंगे ना आप, कहीं ना कहीं तो लिखेंगे ही। मैं यहां लिख लेता हूं, डिविडेंड परसेंटेज हमेशा शेयर कैपिटल पर लगती है, ठीक है। और शेयर कैपिटल कौन से वाला, जो लेटेस्ट पड़ा होगा बैलेंस उसमें, ठीक है ना। शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस, ठीक है। ऐसे लिखना था कहीं पे। अब पहले निकाल लेते हैं, फिर अगली बात भी बताता हूं। तो अमाउंट कितनी बनी जी, 50 मिलियन का शेयर कैपिटल नजर आ रहा है आपको, और 15% कितना बना। किसी एक बच्चे ने भी 7.5 नहीं बताया था, हद हो गई। 7.5, ठीक है जी। अब अच्छा जी, अब ये होता क्यों है ऐसे, पहले एंट्री कर लें फिर बता भी देता हूं। आप लोगों से पूछ लूंगा, अगर आप लोगों ने कोई लॉजिक दे दी तो अच्छी बात है, ना भी दी तो मैंने तो देख ही देनी है फिर, ठीक है। लेकिन ये एंट्री आपने पर्चे में नहीं करनी, क्योंकि उसने जर्नल एंट्रीज नहीं मांगी है। उसने क्या मांगा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है। अब ये एंट्री जो है, इसमें रिटेन्ड अर्निंग्स ने डेबिट होना है डिविडेंड के अमाउंट से। कितने से, 7 पॉइंट। तो आप यहां पे जाकर पहले लिखोगे पूरी कहानी कि हम यहां पे क्या लेने लगे हैं, फाइनल डिविडेंड ऑफ 2017, और वो कौन सा है, कैश वाला। लेकिन इसकी कैलकुलेशन भी तो शो करनी है एग्जामिनर को, एंट्री तो हमने करनी नहीं है, ठीक है। तो कैश का डिविडेंड है, तो कैश डिविडेंड की एंट्री क्या होती है, ये देखो, ₹50 मिलियन इंटू 10, 15, 15, ठीक है, 15%, ₹50 मिलियन पूरा शेयर कैपिटल उठाया मैंने। जरा जगह तंग है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, माजरत, ठीक है। ₹50 मिलियन इंटू 15%। अब यहां पर ना ये एंट्री आपने डायरेक्ट करनी है, और दिमाग के अंदर जो इंपैक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में पड़ गया वो पड़ गया, जो नहीं पड़ा उसको दिमाग में करना होगा। जैसे पहले भी करते थे, आप एडिशन करते थे फिक्स्ड एसेट में, कैश की फॉर्म में। फिक्स्ड एसेट का लेजर बनाते हुए आप एंट्री करते थे, फिक्स्ड एसेट डेबिट, दिमाग में कैश क्रेडिट, याद आ रहा है। ऐसे ही यहां पर आपने डबल एंट्री करनी है, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। डिविडेंड पेएबल ने कहां आना होता है, डिविडेंड पेएबल तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में जाकर नजर आना है, लेकिन आप ये तो बना नहीं रहे, तो इसलिए ये दिमाग में करना है आपने। पहला दिन लिख दिया सिर्फ, मैंने अभी मिटा दूंगा। अब डबल एंट्री पोस्ट होने लगी है, वर्किंग आपने कर ली है। फिगर कितनी आई है, 7.5। 7.5 की एंट्री क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, डेबिट मतलब कम, और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। लेकिन ये कहां पे, ये आपका दिमाग है, ये आपका दिमाग है, नजर आ रहा है, जो ऐसे ऐसे करके होता है ऐसे, ठीक है। इसमें बहुत सारी सोचें चल रही हैं, ये वो है, ठीक है। तो ये दिमाग में, तो एंट्री क्या बनी, डिविडेंड डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स में, डिविडेंड पेएबल लायबिलिटीज में। लेकिन चूंकि हम ये बना नहीं रहे, रिक्वायर्ड नहीं है, चुनांचे ये दिमाग में करनी है, तो एंट्री पहली हमने सीखी पोस्ट करनी यहां पे, डिविडेंड डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स में, और डिविडेंड पेएबल दिमाग में क्रेडिट। डन जी,
चलें आगे। नेक्स्ट, रुका नहीं। सितंबर 18 में क्या कह रहा है? इन सितंबर 18 इंटरिम डिविडेंड वाज, ओ यार 18 का डिविडेंड तो ले ही नहीं सकते। 18 का डिविडेंड क्यों लेंगे? ओ 18 के अंदर 18 का इंटरिम तो होता ही है, तो ये 18 का इंटरिम है, ठीक है जी, बिल्कुल लेंगे। और दोनों हैं। चलो जी फटाफट अब आप एंट्री कर दो। मैंने एक एंट्री करना सिखा दी ना, अब दोनों एंट्रीज आपने करनी है। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। अपनी चेंज इन इक्विटी के अंदर आपने एंट्रीज पोस्ट भी करनी है, पोस्ट। हाँ इधर ही रखिएगा। मुझे क्या पता इसको भी किस पे, आप कुछ तो करें ना गलत सलत। अच्छा नहीं हिम्मत पड़ रही, हालांकि 6 महीने बचते हैं, एक सफा आया होता है सिर्फ, लेकिन चलो नहीं हिम्मत पड़ रही मेन सवाल को छेड़ने की, तो वहां पे कहीं पे सज्जे खब्बे पे थल्ले, कहीं रजिस्टर पे, कहीं पे एंट्रीज तो कर लें कम से कम, फिगर्स तो लिख दें कम से कम। और भाई इंटरिम और फाइनल जो है ना, वो सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए है कि मैंने अपने 18 के साल में कौन से डिविडेंड को रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। जब एक बार डिसाइड हो गया कि ये दोनों ही मेरे रेलेवेंट हैं, अगर यहीं पर सवाल में लिख देता कि 19 का फाइनल मिसाल के तौर पे, 19 का इंटरिम मिसाल के तौर पे, तो वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं था। डिसाइड हो गया ना ये दोनों ही हमारे हैं, तो उसके बाद बस कैश और बोनस की एंट्री वही रहनी है, ठीक है, जो आपको सिखाई थी। हिम्मत करें, शाबाश शाबाश शाबाश, कर लिए हिम्मत, वेरी गुड। कैश डिविडेंड की एंट्री होती है डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। अब डिविडेंड एंड डेबिट कहां होना होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स में। लो जी एंट्री तो हमने लिख ली, अब फिगर की जरूरत है। अब शेयर कैपिटल पे लगता है, बताया नहीं अभी तक, चलने दो बताता हूं। अभी मुझसे पूछ लेना क्लास से पहले, ये ना मैं भूल जाऊं, ठीक है, लेकिन पहले पेपर तो पास कर लें। ये रूल लिख के पेपर पास हो जाता है, कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, ओके जी। तो शेयर कैपिटल का बैलेंस इस वक्त कितना नजर आ रहा है आपको? 50 का, तो यही है लेटेस्ट बैलेंस, ठीक है। तो लगाओ इस पे 50 इंटू 4%, आंसर इज 2 मिलियन। ये एंट्री नहीं करनी है आपने, डायरेक्ट पोस्टिंग करनी है आपने। इसकी पोस्टिंग करें। रिटेन्ड अर्निंग्स में डिविडेंड, अच्छा ऐसे यहां पे लिखें कौन सा डिविडेंड है? इंटरिम डिविडेंड है ऑफ 2018 है, और कौन सा है? कैश है। अब इधर देखो, ₹50 मिलियन इंटू 4%, आंसर इज जी 2 मिलियन की एंट्री बोलें। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट मतलब कम, और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, डन। नेक्स्ट, डिविडेंड मंथ किस लिए? क्या मंथ किस लिए काउंट करने हैं तुमने? बेटा आपने शेयर किसी के लिए हुए हो तो आपको 1 सितंबर पे डिविडेंड मिलना है, वो सारा आपका ही है, और कंपनी के जेब से सारा निकल जाना है। यहां कौन से मंथ आ गए? डिविडेंड इज नॉट एन एक्सपेंस ना, आपको कोई एक्सपेंस तो नहीं लग रहा ये, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। इसीलिए कभी प्रॉफिट एंड लॉस में ड्राइंग्स नजर नहीं आती थी आपको इंट्रो में। ड्राइंग्स इज नॉट एन एक्सपेंस भाई, इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स में इनकम्स और एक्सपेंसेस आते हैं, जिनको आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से टाइम बेसिस पे ऊपर लेना होता है। प्रॉफिट जब कमा लिया तो अब ये जिस वक्त मर्जी जैसे मर्जी बांटे, दिस इज नॉट इनकम या एक्सपेंस, ये किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम की ट्रांजैक्शन है। 1 सितंबर को उन्होंने ये दे दिए पैसे, अपने तिजोरी से निकाल के आपके हवाले कर दिए। अब जाएं जाके वेव्स किल करें, गो एंड किल द वेव्स, जाओ और मौजे मारो। लो जी आगे भाई, तो आगे भाई ठा करके बोनस डिविडेंड भी आ गया है। बोनस डिविडेंड की एंट्री मुझे भूल गई है। डिविडेंड डेबिट और
डिविडेंड पेएबल नहीं, क्रेडिट, क्योंकि पैसे नहीं गए, कैश का ही पेएबल होता है ना, वो नहीं है, कैश नहीं है, ठीक है। नए शेयर इशू करने हैं, लगना इसने भी लेटेस्ट बैलेंस पर ही है। डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा किस पे लगेगी, तो 50 ही बैलेंस पड़ा है, ठीक है, 50 ही पड़ा है, तो 50 को लगाओ 6%, 6% तो लान दो पहले, 3 मैनू 3 लवाता जैसे जी, देखा देखा देखा, और छेड़ो मुझे, इंटू 6% जी, पहले पता है रट्टा मुश्किल से लगा होता है, 3। और डिविडेंड कहां डेबिट करना है, डिविडेंड को हमेशा कहां डेबिट करना है, डिविडेंड को हमेशा रिटेन कर। ये पता नहीं क्यों जोर दे रहा हूं, कल को पता नहीं कुछ और चीज आएगी तो शेयर्स बोनस, सिर्फ शेयर्स होंगे, चलो छोड़ो, डिविडेंड को हमेशा कहां डेबिट करना है, रिटेन अर्निंग्स में, ठीक है। तो रिटेन, अच्छा जी, इन टैरिम डिविडेंड ऑफ 18 और बोनस, तो बोनस और कैश दो एक टाइम पे आ सकते हैं, आ गए, ठीक है जी। ₹50 मिलियन ही चल रहा है, इंटू एंट्री बताएं, एंट्री, वो एंट्री नहीं करनी, पर्चे में टाइम जाया होता है, याद करनी है, इसीलिए कल एंट्रीज करवाई थी, आज चेंज इक्विटी बनवा रहा हूं, पता नहीं कोई याद करके आया या नहीं आया एंट्रीज जी। एंट्री शेयर कैपिटल पहले डेबिट होना है, कर दूं डेबिट, आपके सिलेबस में डेबिट है ही नहीं शेयर कैपिटल का, पहले होता था रीपरचेज, शेयर कैपिटल कम होता था, अब नहीं होता, ठीक है, बता रहा हूं, तो पहले डेबिट बोलो, एंट्री याद कर रहे हैं इस वक्त हम। डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड कहां डेबिट करना है, रिटेन्ड अर्निंग्स में, तो डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट, और शेयर कैपिटल, ओ यानी बोनस डिविडेंड वो वाहिद डिविडेंड होगा जिसके दोनों इंपैक्ट्स आपको चेंजेस इन इक्विटी में नजर आवेंगे। ले जी, डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग्स को कर गया कम, शेयर कैपिटल को बढ़ा दिया इसने। डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स, क्रेडिट शेयर कैपिटल, क्यों बदहजमी हो रही है तुम्हें, क्या बदहजमी हो रही है, बोलो। तो हाँ, तो ऐसे ही है, ये पिछले साल के प्रॉफिट्स की बेस पर बांटे थे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है वो अल्लाह वास्ते नहीं पैसे दे के गए होते, उन्होंने घर का बिजनेस चलाना होता है शेयर होल्डर्स ने। आपने कहीं शेयर इन्वेस्ट किए हो तो आप तो 2 दफा भी कम कहेंगे, आप कहेंगे बस 2 दफा दिया साल में डिविडेंड, एक पिछले साल का फाइनल, इस साल का इंटरिम, यार को 10-12 दफा दिया करो डिविडेंड, मजा नहीं आता ऐसे। ये 17 वाले साल वैसे तो रिटेन्ड अर्निंग्स में से बांट रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये डिविडेंड 17 के प्रॉफिट्स को सामने रखते हुए दिया गया था, 18 के प्रॉफिट्स में से कुछ और दे दिया, अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, देखो प्रॉफिट्स बढ़े हैं, ग्रो कर रही है कंपनी, तो ओनर्स का ही है पैसा। नहीं, हाँ जी, अलग एक सवाल ऐसा है क्वेश्चन बैंक का जिसने उसने खुद कह दिया था कि इतना देना है, तो वो लॉ ने कहा था, तो फिर वो पूरा करने के लिए ऐसा काम करेंगे जो आपके सवाल ज़हन में आया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसकी बातों पे गौर ना किया करें। सिंपल, 17 का फाइनल 18 में मिलेगा, 18 का इंटरिम 18 मिलेगा, 18 का फाइनल 19 में जाएगा, ओके। अच्छा जी, अब यहां पर ना 2 बातें डिसाइड करते चले। पहली चीज, ये जो परसेंटेज है डिविडेंड की, ये हमने शेयर कैपिटल पे क्यों लगाई, जबकि आपका पहला इंस्टेंस, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन क्या, डिविडेंड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो पहली चीज जो दिमाग में आती है वो यही आती है कि प्रॉफिट्स को बांटना है तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लें, लेकिन ऐसा है नहीं, ये बिल्कुल गलत असूल है, ठीक है। अब क्यों ये असूल बनाया गया, उसके लिए एक सादा सी एग्जांपल से समझाता हूं आपको। आपके पास 100 रुपए थे, भाई क्या नाम है आपका, एहसन, एहसन के पास 100 रुपए हैं। अब एहसन ये 100 रुपए कंपनी में इन्वेस्ट करता है और 10 शेयर्स ले लेता है। अब जब कंपनी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करती है प्रॉफिट से, तो बेसिकली इसकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है। अब ये कंपेयर करना चाहेगा कि अगर ये 100 रुपया मैं बैंक में रखवाता तो मुझे इसके ऊपर लेट्स से इंटरेस्ट 10 रुपये मिलता, मैंने इसको कंपनी में डाला तो मुझे इसके ऊपर 15 रुपये मिल गए।
यानी इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करता है जब, तो उसने ऐसे ही देखना होता है कि मैंने ये 100 रुपया इस कंपनी में शेयर खरीदे ना, तो इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, मुझे इससे कितना डिविडेंड आया है 15%। मैं यही पैसा अगर किसी बैंक में डालता या किसी और प्रोजेक्ट में डालता तो मुझे उससे कितना रिटर्न आता। तो चूंकि डिविडेंड इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स, रिटर्न है, तो उसको फिर इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज के तौर पे ही लिया जाता है। ये उसूल है, अनलेस कि वो खुद कोई और बात कह दे। ठीक है, तो पहली बात डिसाइड हो गई कि डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा किस पे लगेगी? शेयर कैपिटल के ऊपर। ठीक है, शेयर कैपिटल के। यहां तक को मसला क्या नहीं समझ आया? रीजन मैंने ये बताया बेटा कि आपके पास 100 रुपए हैं, ये 100 रुपए आपने कंपनी में इन्वेस्ट करने हैं या किसी बैंक में रखवाने हैं। अब अगर आपने इसको कंपनी में इन्वेस्ट किया है, आपको 15% डिविडेंड मिला है, तो आप क्या कहोगे? ये 15% 100 के हिसाब से मुझे मिला है। अगर मैं ये 100 कंपनी में इन्वेस्ट ना करता, बैंक में करता, तो हो सकता है मुझे वहां से 10% मिलते। तो बेसिकली मैंने ये समझाने के लिए ये बात की कि इस तरह से ये सोचा जा रहा होता है, लेकिन उसूल भी यही रखा गया है। कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितनी की है? क्या नाम बताया था भाई आपने? एसन ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितनी की है? 100 रुपए की। तो कंपनी ने उसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न देना है ना। प्रॉफिट जितने मर्जी कमाएं, सारे प्रॉफिट बांट दें, ऐसा नहीं होता। अच्छे प्रॉफिट्स कमाएं, रिटेन करेंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे, लेकिन कंपनी ने, देखो कंपनी चल रही है, कुछ ओनर का पैसा, कुछ बैंकों का पैसा, जैसे है मैंने बताया था पहले भी। तो कंपनी जो चलने के लिए जो पैसे लिए हैं एसन से 100 रुपए, इस 100 रुपए के ऊपर रिटर्न देना है ना, तो डिविडेंड एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ही होता है, यानी ये शेयर कैपिटल के ऊपर। ठीक है, बहरहाल लॉजिक समझ आए ना आए, रूल लिखवा दिया है पर्चे के लिए। ठीक है, वो क्या है? वो क्या है? डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा किस पे लगेगी? शेयर कैपिटल के बैलेंस पे, और वो भी जो लेटेस्ट हो। अब एक और बात यहां पे जहन में आती है, और वो शायद किसी के जहन में आई हो, नहीं तो मैं ला रहा हूं। अब ये दोनों ना सेम डेट पर थे, ये दोनों सेम डेट पर थे। ठीक है ना? अगर मैं ये 3 पहले लिखता तो आपके जहन में शक जाता है, इसका मतलब अगले डिविडेंड के लिए तो 50 जमा 3 53 ना हो जाता शेयर कैपिटल का बैलेंस। ये बात समझे मेरी? मैंने कहा था शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पे परसेंटेज लगती है। पहले डिविडेंड के वक्त 50 ही था, दूसरे के वक्त भी 50 ही था। अब देखो कितना हो गया, यानी अब कोई डिविडेंड मिले तो कितना शेयर कैपिटल है? 53 ना। अगर ये मैं पहले लिख देता तो गड़बड़ नहीं हो जाती? होनी चाहिए थी ना। लेकिन उसके लिए मैं पर्चे का असूल अलग लिखवाता हूं। पहले कॉन्सेप्ट बता दूं, अगर सेम डेट के ऊपर कैश और बोनस दोनों इश्यू हो रहे हों तो हमें सेम शेयर कैपिटल रखना होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम ये जो डिविडेंड दे रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न दे रहे हैं ना। बोलो, और बोलो तो, हम जो ये डिविडेंड देते हैं ये इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न देते हैं ना इनको। तो इन्वेस्टमेंट यूज करते हैं तो ही रिटर्न देते हैं। अब एक ही दिन आपने कौन से ये पैसे यूज कर लिए कि इसके ऊपर भी डिविडेंड देने लग जाएंगे। लेकिन आसानी के लिए उसूल याद रखें, अगर कैश और बोनस डिविडेंड सेम डेट पर हो तो शेयर कैपिटल का बैलेंस सेम रखना है। बल्कि इससे भी आसान बात बताऊं, पक्का कर लो, अगर सेम डेट पर ये दोनों आ जाएं तो हमेशा पहले कैश ले लिया करना। दोनों बातें लिख लो, जो दिल करे, जो याद रह जाए। ठीक है, तो यहां पर यूं निशान, यहां ना लगाओ, बल्कि यहां पे लिख लो। यहां पे ये सितंबर 18 पर ये डिविडेंड दिया है ना, तो यहां स्टार लगा के लिखो। अगर, क्योंकि ये कंफ्यूजन आ सकता था किसी के जहन में, अभी ना आता तो घर जाके आ जाता कि जी देखो सर ने ना पहले देखो कैसी गोली कराई है, फनकारी लगाई है, पहले क्या कर लिया है, पहले कैश लिख लिया है। अगर पहले हम बोनस ले, उस वक्त याद नहीं आया, हमें कल पूछेंगे जाके, अगर पहले बोनस लिखते तो 53 ना हो जाता, तो भाई नहीं होता। ठीक है, पहले अगर बोनस लिख भी देते ना तो अगली दफा भी 50 ही रखना था। तो उसका बेहतर हल क्या है, जो गलती के चांसेस ही खत्म कर दे, जब ये दोनों आए तो पहले ले ही कौन सा लिया करो? कैश। तो मैं वो पहले उसूल लिखवा रहा हूं जो यूज करना है, कि पहले कैश लेना, उसके बाद उसकी लॉजिक वाली बात भी लिखवा दूंगा। ठीक है, तो पहले लिखो, अगर कैश और बोनस डिविडेंड सेम डेट पर आ जाएं, अगर कैश और बोनस डिविडेंड सेम डेट पर आ जाएं तो हम हमेशा पहले कैश डिविडेंड लिखेंगे, फिर बोनस।
तो हम हमेशा पहले कैश डिविडेंड लिखेंगे फिर बोनस। भाई की फरमाइश आई है कि ये जो आपने कहा था ना कि ये वो वाहिद डिविडेंड जिसके दोनों इम्पैक्ट नज़र आते हैं ये लिखवाएं, नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, नज़र नहीं आ रहा? अच्छा जी, को कम बातें लिखनी होती हैं भाई जो याद रखने वाली। ये तो आपको वैसे ही एंट्री याद है तो पता है आपको, आपको नज़र आ रहा है इसकी एंट्री आपको याद है। ऐसी क्या हर चीज़ लिखी जाए फिर वो लिखा हुआ ही याद करते रहें? लिखना इतना कम है कि बस वही बार बार बोलें और मतलब की चीज़ है वो याद रहे, पर्चे में काम है। ठीक है, तो दो अहम बातें मैंने आपको लिखवाई हैं। पहली बात पहली अपने लिए लिख लें, हर किसी ने अपने हिसाब से लिखना होता है, हर किसी अपनी कब्र से जाना, अपने लिए जो मर्जी नेक अमल कर लें जी, हर किसी ने अपने अपने पेपर में जाना है। पहली बात क्या लिखवाई? डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पे लगती है। और दूसरी बात, अगर कैश और बोनस सेम डेट पर आ जाएं तो पहले हमेशा कैश बोनस ले लेना। ठीक है, सही है ना, ताकि गलती के चांस ही ना रहें। लेकिन साथ ही मैंने आपको बता दिया अगर पहले बोनस लिख भी लेते ना तो शेयर कैपिटल को नहीं सेम डेट पे कैसे बदल जाना है, वो शेयर्स जाएंगे उनके पास ओनरशिप आएगी तो उसके बाद अगले डिविडेंड में फिर ये 53 होंगे, अभी 53 नहीं है। ठीक है ना, लेकिन उसके लिए आसानी के लिए क्या कह दिया, बस असूल बना लो, अगर सेम डेट पे ये दोनों आ जाएं तो पहले कैश फिर बोनस लिखा करो ताकि गलती का शुबा भी ना रहे। ये उसूल पता भी है ना, शेयर कैपिटल नहीं बदलना। पर्चे के अंदर प्रेशर, टाइम के प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर्स में कभी इधर ऊपर 3 देख के 50/3 हो ही जाता है गलती से। इसलिए उसूल क्या बना लिया हमने, सेम डेट पर अगर ये आएंगे तो पहले कैश फिर बोनस। डन। सवाल है कि मुक ही नहीं रहा। आगे कहता है कुछ राइट इशू किए हैं, राइट शेयर इशू किए हैं, वो बाद में देखते हैं। ठीक है, पहले जरा ये आखिरी एडजस्टमेंट कर लें। मैंने 1 2 3 4 5 कर दी और 7 देखें। 7 क्या है जी? 7 क्या है यार? आप जरा इधर जाते हो भाई साइड पे, जरा आना इधर है यार, साढ़े नाल फैमिली जरा सीट खाली कर दो। इनको कहा है दोनों डिविडेंड्स को, और फैमिली क्या है? राइट इशू, और फैमिली क्या है? जनरल रिजर्व। इनको आप बिठाना है हमने यहाँ पे। तो ये 3 डिविडेंड की 3 एंट्रीज हुई हैं, 3 डिविडेंड दिए हैं ना, और ठीक है। तो बेस कल बना ली थी, आज तो सिर्फ उस पर इमारत खड़ी कर रहे हैं आप। ठीक है, बेसिकली आज भी बेस ही बनेगी। आज बस मैं चेंज इन इक्विटी, वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बस बनवा लूँ। बच्चों को बड़ा इंतजार है काफ़ी अरसे से। जैसे ही वो बन जाएगी उसके बाद कल उसकी प्रैक्टिस मजीद कर लेंगे, लेकिन फिर कल के दिन में शायद ये टॉपिक ख़त्म। आप इसके पास से पर देखोगे ना, मेरे ख्याल में 2 से 3 है, वो मैंने सारे करवाने हैं, मैं 100% करवाऊंगा। लेकिन मसला ये है ना कि अब ICAP ने इसको अलग पूछना छोड़ दिया है, ये ख़त्म नहीं है। इसने IAS 8 के अंदर ज़्यादा सवाल ही इसी के हैं। यानी कि यहाँ पे तो अकेला ये था ना विदाउट IAS 8 एप्लीकेशन, लेकिन ये होगा तो IAS 8 करना आएगा। तो IAS 8 में जाकर ये भी बनानी होगी चेंज इन इक्विटी, और साथ में IAS 8 भी गुस्सा आएगा। और अगर आप IAS 8 के सवालों को देखेंगे ना, पास पेपर के और क्वेश्चन बैंक के, तो मेरे ख्याल में मोर देन 60% क्वेश्चन में चेंज इन इक्विटी बनानी है। तो ख़त्म कहाँ, ऐसे ही बहाना ही है ख़त्म। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। इस पर मैं कल का दिन ख़त्म ना हो, परसों हो, ये मैं ज़रूर लगाऊंगा, क्योंकि ये बुनियाद मजबूत होगी तो अगला काम होगा ना। ठीक है, जैसे आज का दिन वो मैंने जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनवानी है, रट्टा लगवा ले काम हो जाता है, 2 बातें बस रट्टा लगवा दे लिखवा दे काम हो जाता है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि कॉन्सेप्चुअली वो पता हो आपको, आगे भी तो काम आना है, यहाँ पे भी कॉन्सेप्चुअली ज़रा मजबूत हो जाएंगे आप। हाँ जी, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो है ना, ये मिसाल के तौर पे इधर देखिएगा ज़रा, यहाँ पे कहीं पे मैं एंड कर देता हूँ ना, अल्लाह करेगा हो जाएगा यहाँ तक एंड। यहाँ पे एंड पे नज़र आएगा बच्चों, सिर्फ टोटली लिखना है मैंने। ठीक है, कर दूं लाइन इधर? एंड वालों को पूछा है, आगे वाले क्यों हाँ करी जा रहे हैं, उनसे पूछा है मैंने। अच्छा, इसका ज़रा टोटल कीजिएगा, टोटल कीजिएगा ज़रा। दिस प्लस दिस माइनस 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 60। अच्छा, अब ये देखो ना, ये क्या है? 62.5 के रिटेन्ड प्रॉफिट्स, ऐसे ही है ना।
अब शेयर होल्डर जब इनको देखता है ना, कुछ नहीं होता, राल टपकती है उसकी, इतने प्रॉफिट्स, और फिर डिविडेंड मांगने लगता है, डिविडेंड दो, डिविडेंड दो, मीटिंग आएगा, एजीएम में आएगा ना, डिविडेंड दो, डिविडेंड दो, इतने प्रॉफिट रिटेन किए हुए हैं, कहाँ लेके जाने हैं, डिविडेंड दो, डिविडेंड दो, हमारे किचन, हमारे चूल्हे बंद हुए पड़े हैं, डिविडेंड दो, डिविडेंड दो। तो इसका हल क्या निकालते हैं अकाउंटेंट्स कि यार इसका सबको पता है कि ये बंटने वाले प्रॉफिट्स हैं, ठीक है ना। तो ऐसा करो, कुछ प्रॉफिट्स ना यहाँ से निकालो और निकाल के एक अलग डिब्बे में रख लो, ठीक है जी। कोई नाम भी रख देते हैं स्पेशल, मिसाल के तौर पे वो कह देते हैं कि जी हम ना बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं अपनी, ये भी किराए पे है, बिल्डिंग में बड़ा खर्चा आना है जी, तो आहिस्ता आहिस्ता ना हमने कुछ पैसे अलग करने हैं, रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं। वो रिजर्व किसी भी नाम से हो सकता है, कभी कभी कोई भी नाम नहीं होता, तो जनरल रिजर्व के नाम से अलग कर लो यार, बस शेयर होल्डर्स की पहुंच जरा दूर कर लें हम, ठीक है। 100 मसले मसाइल होते हैं, 100 जरूरतें होती हैं, फिर वो पूरी कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर भी कंपनी ने कुछ ऐसा ही किया है। जरा आखिरी पॉइंट पढ़िएगा, एट ईयर एंड मैनेजमेंट डिसाइडेड टू ट्रांसफर 12 मिलियन फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स टू, ये ऐसे नहीं लिखा होगा, ये पहला सवाल है ना, ऐसे लिखा हुआ करेगा कि स्पेशल रिजर्व या जनरल रिजर्व हैज बीन क्रिएटेड, या कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफर इतने % ऑफ फलां चीज टू जनरल रिजर्व ईच ईयर। तो कहां से ट्रांसफर करेंगे ये वो नहीं लिखेगा, आपको पता होना चाहिए रिटेन्ड अर्निंग्स में से ट्रांसफर करना है, और वापस भी आ सकते हैं वहां से। ये जनरल रिजर्व में अलग करेंगे ना, जब यूज करना पड़े, एज अ डिविडेंड बांटना ही पड़ जाता है। कोई पढ़े लिखे शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, वो कहते हैं यार ये क्या कोई चक्कर, या मिसाल के तौर पे अलग कर रहे थे, डिसाइड हुआ नहीं बिल्डिंग नहीं बनानी, तो शेयर होल्डर कहेंगे अच्छा फिर वो जो अलग किया था उसको वापस हमें बांटो। अब बांटना जनरल रिजर्व से नहीं होता, तो वापस रिटेन्ड अर्निंग में फेंकेंगे और बांट देंगे, तो ठीक है। लेकिन फिलहाल क्रिएट किया। एट द ईयर एंड मैनेजमेंट डिसाइडेड टू ट्रांसफर 12 मिलियन फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स टू जनरल रिजर्व्स, मतलब जनरल रिजर्व्स क्रिएट हो गए। हाँ जी, कहां से निकलेंगे, यहां से निकल गए और यहां पर पहुंच गए। कोई डबल एंट्री पूछे तो कहना, कोई डबल ट्रांसफर को डबल एंट्री पूछे तो कहना रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, जनरल रिजर्व्स क्रेडिट। को मसला ये क्या किया हमने, ये हमने किया ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर, बस ट्रांसफर भी काफी है पर्चे के लिए, लेकिन चलो पहला दिन है, ट्रांसफर फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स टू, ये मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप सिर्फ ट्रांसफर काफी है, टू जनरल रिजर्व। ठीक है जी। अब भाई नए शेयर्स इशू करने हैं हमने, ठीक है जी। इनको इशू करने की एंट्री तो हमें आती है, लेकिन एक तरतीब होगी वर्किंग की। राइट इशू है ना, राइट इशू, ये सीधा इशू नहीं होता। सीधा इशू मतलब असल में ना, राइट इशू का मतलब है, मैंने आपको बचपन में बताया था, आज तो उसको पढ़ाने का वक्त आ गया है। राइट इशू का मतलब होता है न्यू शेयर्स इशू टू एग्जिस्टिंग, हाँ न्यू शेयर्स इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अच्छा, अब इसका मसला पता है क्या होता है, इसका मसला ये होता है, मिसाल के तौर पे मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी, ठीक है, ये 4 शेयर होल्डर्स थे। इसके पास 10 शेयर्स थे, इसके पास 3 शेयर्स थे, इसके पास 8 शेयर्स थे, इसके पास 3 और इसके पास 4। टोटल कितने शेयर्स हैं? 25 शेयर्स टोटल इस कंपनी में थे। आपने नए शेयर्स इशू किए। अच्छा, इस वक्त देखो परसेंटेज शेयर होल्डिंग की कितनी है, ए की कितनी है, 10 डिवाइडेड बाई 25 करो जरा, ए की कितनी % शेयर होल्डिंग है, बी की, सी की, एक मिनट, एक काम करो, थोड़ा और बढ़ाओ, 13, इसको चलो 8 भी रहने दो, इसको कितना ये कितना बच गया, ये कितना हो गया, 19 और 25 तक जाना है, 3 22 हो गया, इसको भी 9 करो और ये 2। अब सही है, पूरे बराबर है, ज़्यादा हो गया है,
कोई गल नहीं, 27 कर लो। अच्छा 25 ही रखना है, ठहर जाओ, इसको 2 रखो और इसको 1 कर दो। मैं ज़रा छोटे शेयर होल्डर बनाना चाह रहा हूँ उनको, ठीक है जी। अब सही है, बराबर हो गया, अब हो गया बराबर। हाँ जी, पहले वाले की कितनी परसेंटेज? 52, दूसरे की 30, तीसरे की, चौथे की। अब हमने नए शेयर्स इशू किए, न्यू शेयर्स इशू किए, कोई 25 नए शेयर इशू कर दिए। डी ने रात को सोया ही नहीं, सुबह दफ्तर खुलते ही 25 के 25 शेयर लेकर आ गया और आफ्टर राइट इशू अब इसकी शेयर होल्डिंग क्या हो गई? न्यू शेयर्स इशू हुए ना, आफ्टर राइट इशू इसके शेयर कितने हो गए? 26। टोटल कितने हो गए? 50। ठीक है, ये अपनी जगह पे सोए हुए थे, इनको पता ही नहीं लगा। ठीक है, अब परसेंटेज की क्या सूरत हाल हो गई है बताएं? ये 13 वाले की अब परसेंटेज क्या है? 20। ये मैं वैसे ही कहानी कर रहा हूं, 26%। 13 वाले की 26%। आगे 18%। आगे आगे 52%। अब जैसे ही ए और बी कोट पैंट पहन कर आए, दाखिल होने लगे, आगे दफ्तर में गए तो आगे डी यूं करके बैठा था। इधर क्या कर रहे हो तुम छोटे शेयर होल्डर? ये ना कहना मुझे, आज के बाद मैं मेजर शेयर होल्डिंग रखता हूं, तुम जा सकते हो। एजीएम में आना, डिसीजन मेकिंग मेरी हाँ में हाँ, मेरी ना में ना, क्योंकि मैं अब मेजॉरिटी शेयर्स मेरे पास हैं, सारे फैसले तो मैंने खुद कर लेने। चलो निकलो यहां से, बड़े आए तुम 26% शेयर्स लेकर। माना कि तुम एसोसिएट हो, माना कि तुम्हारा एक इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन ऐसे नहीं तुम्हारी हाँ में हाँ ना में ना नहीं, वो पुराना ज़माना था, गुजर गया, अब हम हैं। ठीक है, ये ऐसी मैंने कहानी बनाई। अब इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं किया जाता। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब नए शेयर इशू किए जाते हैं तो इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि जितनी उनकी पहले शेयर होल्डिंग थी उससे चेंज ना होने पाए। ठीक है ना, तो फिर इस वजह से अब ये कहानी वो अब और टाइम लगेगा अगर मैं वो बनाने लग जाऊंगा। मतलब मैंने आपको सिर्फ क्या समझाना था, मकसद। ठीक है, अब जो नए शेयर्स इशू किए जाने हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, वो नए शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर्स को देखते हुए इशू किए जाया करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, हालांकि इसको मैं परसेंटेज में बदल लूंगा, लेकिन पढ़ तो लें। 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड। ठीक है, 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड का मतलब पता है क्या है? कि अगर अब ये यहां पे ना मैंने फिगर दूसरी ली थी, इसलिए रहने ही दो। ठीक है, मतलब कहने का ये है, हर 5 वाला आए, अपने 5 शेयर्स दिखाए, एक नया ले जाए। अगर किसी के पास पहले 5 शेयर्स थे, उसको कितने नए शेयर्स मिलेंगे? वो 6 पे चला जाएगा। जिसके पास पहले 10 थे उसको अब कितने हो जाएंगे? जिसके पास पहले 15 थे उसको अब कितने हो जाएंगे इसके? जिसके पास पहले 20 थे उसको कितने मिलेंगे? और अब कितने हो जाएंगे उसके? अब मुझे बताओ ये टोटल कितना बनता है? 50। ये 50 है। और ये टोटल कितना बनता है? नए शेयर इशू हैं 7, 8, 9, 10, ये 60 हो गया। अब जरा देखो, चेक करो, 50 का कितने परसेंट है? 10%। और 6 60 का, यानी इसको इंश्योर किया गया इनकी शेयर होल्डिंग ना, क्योंकि पहले से ओनर्स की अपनी डायरेक्टरशिप अपनी हिसाब से चल रही थी ना। ठीक है, आपने पार्ट 2 शुरू करना होगा। ठीक है, चलें ये बात तो पूरी करने दें मुझे। बात समझ आई है? देखो चेक करो, 10 50 का कितने परसेंट है? 10% है। 10 50 का कितने परसेंट है? सुनते सही, 20%। तो 12 60 का 20%, यानी नए शेयर्स लेने के बाद भी उनकी शेयर होल्डिंग चेंज, ये राइट इशू के अंदर कहानी होती है असल में। तो इसलिए आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा कि इतने शेयर्स फॉर इतने हेल्ड, इतने, हर 5 वाला एक ले जाए, ऐसे ही हर 3 वाला 2 ले जाए, ताकि पहले वाले शेयर जो रखते हैं वो शेयर होल्डिंग ना उनकी चेंज हो, नए शेयर उन्हीं को इशू हो। इसको कहते हैं राइट इशू। ठीक है, और जाहिर सी बात है ओनर घर से पैसे लाते हैं ये शेयर्स हम जब इशू करते हैं। ठीक है ना, अब ये 2 तरह से हो सकता है, या ये इस तरह से लिख देगा 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड, या इसको परसेंटेज में भी दिया जा सकता है, लेकिन हम इसको हमेशा परसेंटेज में कन्वर्ट किया करेंगे 1/5 करके, हमेशा याद रखना। ठीक है, कितने परसेंट बनता है? बोलो
20%। बस इसका मतलब ये चेक कर लो, 5 का 20%, 1 नहीं आता है। 50 शेयर्स पड़े थे, 20%, 10 नए शेयर्स इशू होंगे, यानी नए शेयर्स निकालने हुए ना, तो वो इस तरह से लिख भी देगा ना 1 for every 5, हमने 1/5 करके परसेंटेज कर लेनी है। वो 2 for 5 लिखता तो 2/5 करके परसेंटेज आ जाती, और सही है। ऐसे भी हो सकता है, हर 5 वाले को 10 मिलेंगे, जरूरी नहीं कि 5 वाले को एक ही मिलना है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर यूं हो जाता तो हम क्या करते, हर 5 वाले को 10, 10 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड, तो इसमें क्या दुगना हो जाता, दुगना हो जाता ना। हम क्या करते 10/5, तो बस वो लिखेंगे ना, हर 5 रखने वाले को एक नया, तो डिनोमिनेटर में जो रखने वाले, बोला था ना कि जितने शेयर्स आपके पास ऑलरेडी हैं उनको डिनोमिनेटर में रखना है और न्यूमिनेटर में नए शेयर्स रख देने, ठीक है। खैर परसेंटेज ही गिवन होती है ज्यादातर, ऐसे दे भी दे तो मैंने इसीलिए यहां पे पहले सवाल में ही डाल दिया इसको, ठीक है। असल लड़ाई ये होगी। पार्ट 2 शुरू करें।